वेलकम फ्रेंड्स, एएमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएमएस जो 29 नवंबर 2020 को प्रस्तावित है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 के साथ उपस्थित हूँ। न्यू सीरीज के अंतर्गत आपको 3 सीरीज कंप्लीट किए जा चुके हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के। आज उसके चौथे सेट के साथ उपस्थित हूँ। तीनों सेट का पीडीएफ और लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एएमसी फाउंडेशन पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आज के सेट का पीडीएफ भी आपको वीडियो के अंत में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपने इस सेट में कितने स्कोर किए हैं। संख्या 1 बोल रहा है कि 1678 में औरंगजेब ने किनसे कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों के ही खुदा नहीं है बल्कि तमाम इंसानों का खुदा है। ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा सवाई जय सिंह। आप लोग ऑप्शन देखने के लिए वीडियो को जरूर 1-2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए खुद से। देखिए, महाराजा जय सिंह सवाई जय सिंह से इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, जबकि जो महाराजा सिर्फ जय सिंह जो थे, ऑप्शन डी वाले हैं, जय सिंह जो हैं, उन्होंने कहा था कि मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। और आपको पता है कि शिवाजी जो थे वो बंदी बने थे और उन दोनों के बीच में जय सिंह और शिवाजी के बीच में आपको संधि हुई थी, तुरंत की संधि हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि किसने मीर जफर के मरने के बाद एक हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर उसे अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान करवाया था? नंद कुमार, राजा मोहनलाल, महाराणा रंजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नंद कुमार। नंद कुमार जो थे ब्राह्मण थे, बंगाल के ब्राह्मण थे। उन्होंने मीर जफर की मृत्यु के बाद ये काम किया था। प्रश्न संख्या 3। और एक बात और बता दूं कि जो नंद कुमार जी थे ना, अपना दीवान भी बनाया था। मीर जफर ने नंद कुमार को अपना दीवान भी बनाया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3। मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? कर्मकांडित, व्यवहारिक, अंतपाल या नागरिक? तो दीवानी न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनको व्यवहारिक कहा जाता था, जबकि कर्मकांडित जो थे, ऑप्शन 1, वो होते थे उस समय मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे इसके जो रक्षक होते हैं, उनका प्रमुख होता है, उनको कर्मकांडित कहा जाता था। जबकि आपको फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कंटक शोधन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे? धनवंतरी, कालिदास, वाल्मीकि या कल्हण? तो ऑप्शन डी, कल्हण शामिल नहीं थे। कल्हण जो थे वो आपको लोहार वंश कश्मीर का जो था उसके अंतर्गत एक शासक होते थे हर्ष, उसके आपको दरबारी कवि थे, ठीक है ना। ये हर्षवर्धन नहीं थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये लोहार वंश के हर्ष थे, उसके दरबारी कवि थे कल्हण, और इन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी। बाकी आपको धनवंतरी, कालिदास और वाल्मीकि ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के आपको दरबार के अंतर्गत नवरत्नों में शामिल थे। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे हमको मिलान करना है। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, मृदकटिकरम, शूद्रक और स्वप्नभास दत्तम भाष। तो इसमें देख लीजिए कि आपको मिलान करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तीनों जो है मिलान बिल्कुल सही है। देवी चंद्रगुप्तम को विशाखदत्त कहा जाता है, मृगकटिकरम की रचना शूद्रक ने की थी, और स्वप्नवास दत्तम भाष से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और इनकी बुद्धता से प्रभावित होकर MBT ने इनको वहाँ का दिल्ली का जो है काजी नियुक्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 7। रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी थी? शेख सलीम चिश्ती, राणा कुंभा, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में बता दूं कि ये जो राणा कुंभा थे, इन्होंने गीत गोविंदम जिसको जयदेव ने लिखा था, तो उसी पर टीका के नाम से इन्होंने रसिक प्रिया की रचना की थी, और राणा कुंभा में बाढ़ के शासक थे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि बंगाल के प्रथम 4 प्रसादों में से कौन शामिल नहीं थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग शामिल नहीं थे। देखिए, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम 4 प्रसादों में शामिल नहीं थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया गया था 1773 में, जो रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था, तो इसके अंतर्गत ये बंगाल के कंपनी के अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है ना। और इनके जो 4 मतलब कि थे पार्षद थे, तो उनमें कौन कौन शामिल थे? तो फ्रांसिस थे, मानसन थे, क्लेवरिंग थे तथा बारवेल थे। तो इनमें आपको जो है वारेन हेस्टिंग नहीं हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? हैदर अली और अंग्रेज, टीपू सुल्तान और वेलजी, हैदर और फ्रांसीसी, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। आपको मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुई थी, और ये 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था, जैसे अंग्रेज में युद्ध हुआ था, ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसके बीच में ये संधि हुई थी। प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। तिलक ने होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, SC केलकर, जोसेफ वेस्टपीटा, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, NC केलकर। 11। गुरु नानक देव की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, रति, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। 11 का ए हो जाएगा आपका सुलक्षणी। प्रश्न संख्या 12। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन,
सर श्री शंकर नारायण प्रीतिलता वाडेकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूर्यसेन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्यसेन ने की थी। सूर्यसेन नेशनल जो है हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक थे और सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते थे। और सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की और चटगांव स्थित अंग्रेजों के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था 1930 में। 18 अप्रैल 1930 में। इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि पूना समझौता के तहत विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी आपको 148 की कर दी गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि इटालियन दूतावास से सुभाष चंद्र बोस किस नाम से रूस होकर, मतलब छद्म नाम से रूस से जर्मनी पहुंचे थे? ऑप्शन आपके पास 4 है, अरलांदो मार्तुस्ता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। इटालियन दूतावास से इन्होंने अरलांदो मार्तुस्ता के नाम से जो है रूस से होकर जर्मनी पहुंचे थे और उन्होंने जर्मनी से के सर्वोच्च नेता हिटलर से मुलाकात की थी। जबकि ये 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन, इंडिया की बात की जा रही है, जियाउद्दीन के नाम से ये निकल गए थे झारखंड के गोमो स्टेशन से, तो उसको नाम भी गोमो पर गया, ठीक है ना, झारखंड का गोमो, तो वहाँ से गुम हो गए थे इसलिए उसका नाम गोमो पर गया था। प्रश्न संख्या 15 हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्लॉक, भंत्रोश, अवशिष्ट, संचित या बलित। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, बलित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 सरपेंटाइन किस मौलिक सेल का रूपांतरित रूप है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रेनाइट, ग्रेवो, बलुआ पत्थर या सेल। तो सरपेंटाइन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेवो का हो जाएगा आपका सरपेंटाइन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि ग्रीनलैंड आज भी निरंतर किस ओर खिसक रहा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम। देखिए ग्रीनलैंड का पश्चिमी ओर का विस्थापन का कारण ज्वारीय बल है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 यूराल पर्वत किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रूस। यूराल पर्वत रूस में है, ठीक है ना। और यूराल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच सीमा भी बनाता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 इनमें से सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन, सुपीरियर, मिशिगन या बेकाल। तो सबसे बड़ा जो झील हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। 20 किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो समताप मंडल में आपको ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक है ना। और क्षोभ मंडल ये सबसे निचला परत होता है, इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। और यह समताप जो दूसरे मंडल है और ओजोन प्रदेश में पाया जाता है जो खतरनाक पारावैज्ञानिक से रक्षा करता है। मध्य मंडल वायुमंडल का तीसरी परत है। और आयन मंडल जो है, इस मंडल में आयनीकृत कण पाए जाते हैं, यानी कि यहीं से आपको सारे भी रेडिएशन फोन के लौट के आते हैं, तरंगे आते हैं। और बाहर मंडल जो है सबसे बाहरी परत हो जाएगा, 5वीं भाग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति कहाँ से 0 से 23 डिग्री, 23.5 से 66, 66 से 90 यानी में से कोई नहीं। तो शीतोष्ण की जो बात आएगी वो आएगी 23.5 से लेकर 66 डिग्री, ठीक है ना। और आपको 0 से 23 डिग्री का जो होता है वो होता है आपको उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। और 66, 66 से लेकर 90 डिग्री तक हो जाएगा शीतक कटिबंध, शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप बात कर शीतोष्ण की बात कर रहे हैं तो सीधे शीत कटिबंध क्या हो जाएगा, वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही रहता है। और शीतोष्ण होता है वहाँ पर अधिकांश तक ठंडा पड़ता है, लेकिन शीत कटिबंध जो हो जाएगा 66 से 90 वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही पड़ता है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित चक्रवाती तूफान और उसके प्रभावित क्षेत्र को मिलान करना है। निशा श्रीलंका, हेयान फिलीपींस, नानिक पाकिस्तान। इसमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन का मिलान गलत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही है। ये तीनों जो है आपको दिखाने ऑप्शन में सही जगह पे आए थे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 23 बोलता है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन देखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1958, ठीक है ना। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके जो अध्यक्ष हैं के सतीश रेड्डी हैं, वर्तमान में जो है इनके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आपको जी सतीश रेड्डी, के नहीं जी सतीश रेड्डी है। 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि लाल पंख यानी कि लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उन मिट्टी से जिनमें लोहे और सल्फाइड एवं जैव तत्व का अंश होता है, उन चट्टानों से जिनमें लोहा अयस्क होता है, पोटेशियम और लोहे के सिलिकेट से बने चट्टान से, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उन चट्टानों से जिनमें लोहे के अयस्क होते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि वेनेजुएला की जलधारा कैसी है? गर्म, ठंडी, शीत, मानसूनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेनेजुएला की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है और यह जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और मुख्यतः यह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर सहारा की उत्तरी ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? फारस की खाड़ी, ओमान खाड़ी, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर में से कोई नहीं। 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर की संधि जोड़ती है।
और जिब्राल्टर की संधि जो है स्पेन तथा मोरक्को को अलग कर दी है, ठीक है। और एक बात और आप याद रखिएगा, डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल के उत्तरी सागर से जोड़ती है, जबकि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आपको डेविस जल संधि है, जो बैफिन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 70 से बोल रहा है कि गुलाबी कॉलर किस प्रकार की आर्थिक क्रिया से जुड़ी व्यक्ति को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? गुलाबी जो कलर है वो आपको सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र से जुड़ा होगा। और गुलाबी कलर में जो पिंक वाले होते हैं उसमें आपको महिलाओं का प्रमुखता होता है, जिसमें कि ब्यूटिशियन हो गए, ठीक है ना, ब्यूटी उद्योग से हो गए, या फिर आपको नर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई आपको जो महिलाएं जिसमें प्रमुखता होती है। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है कि चीनी निर्यात करने में देश का प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का, क्यूबा का, भारत का या चीन का? क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और भारत में आपको उत्तर प्रदेश इसमें प्रमुख होता है। 29 बोल रहा है कि इसमें सबसे लंबी हिमनद कौन है? निम्न में से पूछ रहा है, सियाचिन, हिस्फर, कंचनजुंगा या रूपल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सियाचिन। सियाचिन आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक विवादित क्षेत्र है, जिसके अधिकांश हिस्सा पर भारत का कब्जा है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र भी है, ठीक है ना। देखिए हिमनद जो होता है पृथ्वी के ऊपर बर्फ का जो चलता हुआ भाग होता है उसको हिमनद कहा जाता है। और यदि आप लोग विश्व का सबसे बात कीजिएगा तो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद बियाफो हिमनद है, ठीक है ना, बियाफो हिमनद है। और सियाचिन का स्थान दूसरा आता है, जबकि भारत का सियाचिन प्रथम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि अर्ध तराई क्षेत्र के दलदल वाले नदी विसर्ग के निम्न भूमि को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल कहा जाता है, ठीक है ना। अर्धतराई क्षेत्र के दलदल वाले नदी विसर्ग की भूमि को विल कहा जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 31, बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल जो रखा गया था किस एक्ट के तहत रखा गया था? 1773 रेगुलेटिंग, 1784 पिट्स, 1853 का चार्टर या 1858 का भारत शासन अधिनियम? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम गवर्नर जनरल रखा गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखा गया था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहते हैं जैसे बोल रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पे समाजवादी के बाद क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो 33 का आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पंथ निरपेक्ष आ जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34, भारत में रूस के संविधान से क्या नहीं लिया गया? यहाँ पे बोल रहा है नहीं लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्शों को, नियोजित अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन इसका हो जाएगा 34 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्श, नियोजित अर्थव्यवस्था लिया गया है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आते हैं और ये जो व्यापार वाणिज्य संबंधी प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये जो ऑप्शन डी जो है ना, व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद कौन है? 5 से 11, 12 से 19, 32 या 368? तो आपको पता है कि 5 से 11 के तहत नागरिकता आता है। 36 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46? तो देख लीजिए अनुच्छेद इसका हो जाएगा उत्तर अनुच्छेद सी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 आपको ग्राम पंचायतों का गठन हो जाता है। अनुच्छेद 46 हो जाता है अनुसूचित जाति जनजातियों संबंधित दुर्बल लोगों के संबंध में शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों के प्रावधान है। और अनुच्छेद 14 तो आप जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार के संबंध में आ जाता है, इक्वल बिफोर लॉ, तो ये नहीं होगा, सिर्फ अनुच्छेद 43 हो जाएगा कामगारों के संबंध में। और ये 43 जो है राज्य के नीति निर्देशक तथ्य के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? 4 ऑप्शन है, बी, डी, जत्ती, फखरुद्दीन अली अहमद, एस, हयातुल्लाह, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए एम हयातुल्लाह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले प्रथम और इकलौते व्यक्ति हैं। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक BDJ दत्ता भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है ना। और फखरुद्दीन अली अहमद तो आपको पता है कि राष्ट्रपति रहे थे 1974 से लेकर 1977 तक। और जाकिर हुसैन 1977 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति प्रथम मुस्लिम रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका कर्म आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जितने भी SI के कैंडिडेट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, नीचे से भी पूछ सकता है, ऊपर से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के भी कर्म को देख लीजिएगा, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? प्रश्न संख्या 38, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 108। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है कि अनुच्छेद 361 से संबंध है। 361 किससे संबंधित है? राज्यपाल के विशेषाधिकार से,
संविधान संशोधन, राज्यपाल के वेतन भत्ता, इनमें से कोई नहीं। 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल के विशेषाधिकार, गिरफ्तारी या जो उस पर जो भी दंडात्मक कार्यवाही होगी उसके मामलों में उनको जो छूट है, उनको जो विशेष अधिकार है, उनसे संबंधित 361 का संबंध है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि विधानसभा में इनमें से किसी संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का इनको अधिकार नहीं है। 41 हरित सूचकांक शामिल नहीं होता है। हरित सूचकांक में क्या शामिल नहीं होता है? उत्पादित संपत्ति पर प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक संपत्ति पर प्रति व्यक्ति आय, मानव संसाधन पर प्रति व्यक्ति आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये शामिल नहीं होता है। और हरित सूचकांक जो है ना, विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग पूछता है, फिर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चतुर्थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का हो जाएगा आपका सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमार मॉडल 1951 से 1956 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आपको पीसी महालोगिस। ठीक है ना, तो आपको जो गॉडगिल जो योजना हो जाएगा वो तृतीय हो जाएगा, हालांकि ये बहुत कारणों से असफल हो गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। 44 बोल रहा है कि इनमें से कौन कोलाइडल नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम या शहद। सही उत्तर हो जाएगा आपका आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है कोलाइडल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 45, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आपको लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, इन सब चीज़ों को करना था। 1982, 1986 और 2006 में इस कार्यक्रम को पुनर्संरचना की गई, मतलब फिर से इनमें कुछ को सुधार किया गया था। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि उषा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है? राष्ट्रीय आवास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली ये एक योजना है। यह योजना शहरी नीतियों की सहायता के लिए चलाया जाता है और योजना 2010 में चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 47, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कोलकाता। और बंधन बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है ना। 48, इनमें से कौन सा वित्तीय संस्थान नहीं है? IDBI, NHB, सिडबी या WHO? हमको पता है कि WHO क्या है, तो WHO आपको एक वैश्विक संगठन है जिसका नाम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। IDBI का स्थापना, ये जो IDBI है इसका स्थापना आपको 1 जुलाई 1964 को हुआ था IDBI का। और सिडबी का स्थापना 1990 में हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, IDBI का मुख्यालय आपको मुंबई में है। और NHB यानी कि राष्ट्रीय आवास बोर्ड, इसका स्थापना 1988 में हुआ था। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय भी आपको नई दिल्ली में है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 बोल रहा है कि नेस्डेक किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या इटली? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 50, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? कीट प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, हरित क्रांति, इनमें से कोई नहीं। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सदाबहार क्रांति का संबंध है आपको कीट प्रबंधन से। ठीक है ना। सदाबहार क्रांति का उद्देश्य था देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा कृषि शोध को बढ़ावा देना। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि किसी पिंड का परिक्षेप का उड्डयन काल कितना होगा यदि 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से वेग करेगा? 51 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसको बनाने का जो तरीका है उसके लिए देख लीजिए कि आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है, इसके आधार पर इसको बनाया गया। प्रश्न संख्या 52, एक समान वृत्तीय गति से 5 मीटर त्रिज्या वाले पथ पर यदि किसी वस्तु का कोणीय वेग 5 रेडियन पर सेकेंड हो तो क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके लिए भी देख सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। इसका एक हो जाता है कि एक समान वृत्तीय गति से 5 मीटर वाले यदि किसी वस्तु को कोणीय वेग 5 रेडियन प्रति सेकंड हो तो स्पर्शीय वेग 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है ना। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बनाया गया है। प्रश्न संख्या 53 बोल रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिकीय बना दे तो इस प्रक्रिया को क्या है? हल्के मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो गया नाभिकीय संलयन हो जाएगा, जबकि भारी टूटता है तो नाभिकीय विखंडन हो जाता है। 54 बोल रहा है कि ठोस बेलन L और R, लंबाई L, R त्रिज्या का अपने ज्यामितीय अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? ऑप्शन आपके पास 4 है, इसको भी आपको फॉर्मूला से बनाना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसका डिटेल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 55,
यहाँ पे बोल रहा है मिलान करना है, और मिलान करने के बाद देख लीजिए कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द्रव्य दाब का आप हो जाएगा ये हो जाएगा, और उसके बाद द्रव का वेग हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और आवर्तकाल हो जाएगा 2πL/g, आपको पता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 बोल रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कोई कण अपने माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापित उस कण का क्या कहलाएगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आयाम कहलाएगा, ठीक है ना। एक आवर्त गति करते हुए कोई कण द्वारा अपने माध्य स्थिति के एक और का अधिकतम विस्थापन उस कण का आयाम कहलाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 57 बोल रहा है कि किसके द्वारा कमरे से गर्म या जो है गंदी हवा को बाहर निकाला जाता है। संवातन, शीतलन, चालन, यानी में से कोई नहीं। 57 का आंसर हो जाएगा ए, संवातन, ठीक है ना। संवातन द्वारा कमरे से गर्म या गंदी हवा को बाहर निकाला जाता है। संवातन की प्रक्रिया में विसरण सहयोग करता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 58 किसी आदर्श जो है कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के कितने घात के अनुक्रमानुपाती होगा। 1, 2, 3 या 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के 4 घात के अनुक्रमानुपाती होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59 बोल रहा है कि संगीत सिद्धांत में टोनी स्केल पर आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन हारमोनियम, पियानो, गिटार, यानी में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गिटार, ठीक है ना। ठीक है, गिटार जो है आपको मूलतः वाद्य यंत्र सितार से विकसित हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 60 बोल रहा है कि इनमें से कौन पारावैज्ञानिक किरण का स्रोत नहीं है। सूर्य, विद्युत अर्क, आयनित गैसों का विसर्जन, या दोलित वैद्युत परिपथ से। 60 का हो जाएगा डी। 61 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को मिला दीजिए तो इसको बोला जाता है ऑप्शन सी बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, और ये प्रश्न आपको बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 62 यहाँ पे मिलान करना है। तत्व है और उसका जो है एटॉमिक नंबर दिया गया, तो आपको तो पता है कि सोडियम का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आर्गन का 18 हो जाएगा, और कालियम का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस आधार पे 62 का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। 63 मैग्नीशियम के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। मैग्नीशियम 68, इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम के कोर इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होगी, और आपको मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो देख लीजिए 2, 8 और 2, 12 से अब तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक में कितने प्रकार के चक्रण संभव हैं। 1, 2, 3 या 4। तो किसी जो हो जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक में 2 प्रकार के चक्रण ही संभव है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है कि BeCl2 में आबंध कोण कितना होगा। तो BeCl2 में आबंध कोण 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड रैखिक संरचना वाले होते हैं, ठीक है ना। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। बेरिलियम का परमाणु संख्या आपको 4 होता है। 66 किण्वन की खोज किसने की थी। ऑप्शन रॉबर्ट हुक, लुईस पास्चर, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा लुईस पास्चर, ठीक है ना, किण्वन की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 67 बोल रहा है कि नेटल से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। मेथनोइक, ऑक्सोइक, मैथिलिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, जो मेथनोइक अम्ल, ठीक है ना। नेटल से मेथनोइक अम्ल स्राव होता है। नेटल जिसको बोलते हैं को बिच्छू का डंक, या ठीक है ना। तो एक जंगली बिच्छू ब्यूटी या एक जंगली पौधा होता है। इनके पत्तों से डंकनुमा संरचना होती है। नेटल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आर्कटिका डाइओका है। इन चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 इनमें से किसे ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है HCl, HNO3, NaOH या H2SO4। H2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 में से किसका pH मान सबसे ज़्यादा होगा। 69 का आंसर आपके पास देख लीजिए, इसका हो जाएगा साबुन वाले पानी, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70 उत्प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी। बर्जीलियस, डाल्टन, एवोगैड्रो या मैक्स प्लांक। 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बर्जीलियस। इन्हीं ने उत्प्रेरक की संरचना या उसकी खोज की थी। 71 हिस्टोरिया नेचुरला के लेखक कौन हैं। अरस्तु, प्लिनी द एल्डर, जॉन डे या लिनियस। 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लिनी दी एल्डर, ठीक है ना। प्लिनी दी एल्डर ने आपको यूनानी रोमन लेखक थे। इन्होंने हिस्टोरिका नेचुरला अर्थात नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की खोज की थी या लिखी थी। 72 मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। 15 पार्डस
राना टिग्रिस, होमोसेपियंस या बॉस इंडिका, इसका हो जाएगा आपको होमोसेपियंस, ठीक है ना। और आपको राना टिग्रिस किसका नाम है, तो राना टिग्रिस आपका शायद मेंढक का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 क्या बोल रहा है कि विक्टोरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना, विक्टोरियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, एहरबर्ग, एकल, लियोनहॉक या कॉपलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरियोलॉजी के पिता लियोनहॉक को कहा जाता है। विक्टोरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो और एहरबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया था, एहरबर्ग आपको जीवाणु का नामकरण किया था, जबकि इसके पिता आपको लियोनहॉक कहलाते हैं, ठीक है ना। कॉलरा, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड आदि जीवाणु के कारण होते हैं। प्रश्न संख्या 74, ग्लूकोमा क्या है, कवक, शैवाल, फफूंद या शर्करा। ऑप्शन इसका हो जाएगा एक, कवक है, ग्लूकोमा कवक है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्या 75, वैसी जंतु शरीर जिनके किसी प्रकार के काटने पर वह समान भागों में नहीं बढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए 75 का, अमीबा, पेरिफेरा, एनेलिडा या कॉर्डेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीबा का शरीर किसी भी प्रकार से काटने पर वह समान भागों में नहीं बढ़ता है। अमीबिया प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत का एक जीव है। 76, इनमें से किसका हृदय त्रिविषमी होता है, मेंढक, छिपकली, कछुआ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेंढक, ठीक है ना। और अमेरिका वैज्ञानिक, अभी हमने बताया कि राना टिग्रिस इसको कहा जाता है। 77, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइनेंस, ग्लूकोसेमिन, सेल्यूलोज या ग्लाइकोप्रोटीन का। 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक कोशिका भित्ति जो है ग्लूकोसेमिन का बना होगा। 78, कोशिका के अंदर जो है रसधानियां है, एक खास प्रकार की झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 है, ग्लाइकोजन, टोनोप्लास्टा, गैस रिक्तक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोनोप्लास्टा। 79 बोल रहा है कोबाल्ट नहीं पाया जाता, किस में नहीं पाया जाता, दूध, पनीर, मांस या मेवा में। 79 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेवा में कोबाल्ट नहीं पाया जाता, ठीक है ना। और कोबाल्ट विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। मांस, दूध, पनीर इत्यादि में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है, जो संक्रमण ट्रांजिशन मेटल के अंतर्गत आ जाता है। संख्या 80 बोल रहा है कि न्यूमेटोफोर जड़ का उदाहरण है, मूंगफली, राइजोफेरा, सीवा या लोबोटा। देखिए न्यूमेटोफोर का मतलब होता है श्वसन संबंधी जड़ का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 बोल रहा है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, और तो डी और ई का संबंध क्या होगा, ये ब्लड रिलेशन है, इसको आप खुद से कीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास पुत्री, पुत्रवधू, बहन या साली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुत्रवधू हो जाएगा, खुद से इसको कर सकते हैं आप लोग। 82 बोल रहा है कि एक टोकरी में अंडे रखे हुए हैं और हर मिनट में दोगुने हो जाते हैं, टोकरी अंडों से 1 घंटा में पूरा भर जाती है, टोकरी आधा कब भरेगी। ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 घंटा इनके 60 मिनट में पूरा टोकरी भर जाता है, तो आधा कब भरेगी। और दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि हर मिनट में वो डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 59वें सेकंड में ये आधा भरी हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 83, एक काम को 10 व्यक्ति 4 घंटे कार्य कर 12 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 20 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए MDHW, ठीक है ना, MDH के फॉर्मूला से इसको हम लोग बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है MDH बराबर MDH M1D1 H1 बराबर M2D2 H2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका पूरा जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी, 4 दिन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 84 बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 तार्किक चित्रों में से कौन सा संगीतकारों, वादकों और वीणा वादकों के संबंध को सही दर्शाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपके पास क्या है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से सोचिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम वीणा वादक को रख देते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा वादक हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा वाला में, और तीसरा वाला में आपका हो जाएगा संगीतकार। वीणा वादक और वादक दोनों संगीतकारों के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न तो बिहार एशिया मेंस में पूछने की प्रबल संभावना होते हैं, एक प्रश्न, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न आपको पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्रश्न संख्या 85 बोल रहा है कि बी का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सबसे छोटा बनेगा। ये आपके पास चित्र है, देख लीजिए। और बी का सबसे छोटा मार्ग हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, डी से एफ और एफ से बी, डी से एफ और फिर एफ से लेकर के आपका बी, ठीक है ना। डी से एफ, डी सबसे छोटा मार्ग के पूछ रहे हैं, तो डी से एफ और एफ से बी, यही आपका इसका सबसे छोटा मार्ग हो जाएगा। आते हैं 86 पर। बोल रहा है कि 86 बोल रहा है कि 462, 420, 380 x 360 में x का मूल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए
462 से 420 -42 किया गया है, ठीक है ना, -42 है यहाँ पे। और उसके बाद आपका कितना है, 420 से 380 -40 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, -38 हो जाएगा। तो 380 में से आपको -38 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर आप 342 में से -36 कीजिएगा तो 306 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 87 बोल रहा है कि दो दो दरवाजों वाली 3 मेजें हैं। यह ज्ञात है कि एक मेज की दोनों दराजों में एक एक चांदी का सिक्का है, दूसरे मेज की दोनों दराजों में एक एक सोने का सिक्का है, और तीसरी मेज की दराज में चांदी का सिक्का या दूसरी दराज में सोने का सिक्का मिलता है। उसी मेज की दूसरी दराज में सोने का सिक्का होने की संभावना कितनी है। 87 को आप लोग इत्मीनान से सोचिए। इसका हो जाएगा जो सूत्र हो जाएगा NP, ठीक है ना। तो हो जाएगा NE, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, NE बटा NS हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 87 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 बोल रहा है कि उल्टा पुल्टा कर लिखे हुए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कर यदि किसी शहर का नाम बनाया जाए तो उस शहर का नाम क्या होगा। आपके पास ये है, इसको सोच सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको जब आप कीजिएगा तो मदुरै, MADURAI मदुरै होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, मदुरै। इसको आपको बदलना है। प्रश्न संख्या 89 में बोल रहा है कि यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनके तुरंत पहले कोई विषम संख्या है लेकिन तुरंत बाद कोई सम संख्या नहीं है। इसको खुद से आप लोग काउंट कीजिए। 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो है आपके 3 हो जाएंगे। दी गई व्यवस्था विषम संख्या और सम संख्या नहीं है, क्रम है 3 है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या ना, यहाँ पे 2 पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न के आधार पर हम लोग को जो विलुप्त संख्या है उसको चूज करना है। देखिए पहले में क्या लिखा गया है, 5 3 6 4, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, और इसमें प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, मतलब +10 कीजिए। 5 3 8 8 6 14 और 14 6 18 18 10 28 हो गया। इसी तरह से सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपको, 8 4 12 और 12 8 20 और 20 2 22 और 22 + 10 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी त्रिभुजों की संख्या है। ये त्रिभुज है आपके पास, इसको काउंट कीजिए आप लोग। 91 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। कुल यहाँ पे 16 को त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 92 क्या बोल रहा है कि चित्र 1 और 2 स्थिति दी गई है और यहाँ पे बोल रहा है कि 5 की सतह के विपरीत कौन सा सतह होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 को कॉमन लेके आपको 3 को कॉमन लेके बढ़िए क्लॉकवाइज में, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पे बोलना है कि अगला श्रृंखला क्या होगा। तो यहाँ पे 2 पैटर्न से हम लोग को चलना पड़ेगा। एक बार देखिए, 3 + 6 9 हो गया, ठीक है ना। और फिर देखिए 9 + 12 21 हो गया, ठीक है ना। और फिर देखिए 21 + 24 आपको 6 6 12 6 24, एक तरफ आपको दो मतलब कि डबल में बढ़ रहा है। और देखिए 6 6 12 हो रहा है, 12 24 हो रहा है। तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो 192 करना पड़ेगा। इधर आपका ये डिफरेंस 96 हो जाएगा और यहाँ पे 196 का डबल 192 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 189 में 192 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 93 का हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 381 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 बोल रहा है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है, एक जो है वृत्तचाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सब्सटेंड करता है, इस प्रकार इस भाग का 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने का खर्च क्या होगा। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा आपको पाई स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। चूंकि 360 डिग्री में आपको दिया गया है, कितना हो जाएगा 22/60 × 6400 हो जाएगा। तो इसका पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपको हमारा अभिष्ट लागत जो है 3520 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 95 बोल रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देता है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है, कमी की बात कर रही है ना 95। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 - 4/5 × 100, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, यानी कि 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट मार रहे हैं। प्रश्न संख्या 96 बोल रहा है कि 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुना है और दाहिने स्थान के अंक इकाई स्थान से 4 गुना अधिक है, अपेक्षित संख्या क्या होगा। तो इसको भी आपको फुल डिटेल में बनाना होगा। इसका जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 96 का डी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 97 बोल रहा है कि सुधाकर के पास 11 फूल है, वो प्रतिदिन सुबह मंदिर में
3 फूल चढ़ाता है, इसके बाद बाद में 2 फूल तोड़ता है मंदिर में चढ़ाने के लिए, उसके पास 3 फूल कितने दिन उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे। तो देख लीजिए, इसको पूरे डिटेलिंग के साथ बनाना होगा इसका, और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल से क्या होगा, 83, 96, 12 या 26। देख लीजिए ऑप्शन को ही आप लोग चेक करते हैं, तो 13 का 13 26 हो रहा है आपको, और 13 का है अभाज्य, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 99 बोल रहा है कि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से पर 3 वर्ष के बाद 18,600 और 6 वर्ष के बाद 27,900 हो जाता है, तो ब्याज का प्रतिवर्ष संयोजन किया जाता है, तो राशि क्या होगा, 14,600 या 11,800, 14,400 या 12,400। इसको आप लोग इतना से कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। 100 का है, दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई, इनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है, इस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। देख लीजिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जो हाफ पोर्शन इसका तीनों में मतलब कि डॉटेड है, लेकिन इसमें फुल पर्सन आपका डॉटेड है। तो इस प्रकार से आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फोन न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।